नमस्कार, बंसल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश आयुष्मान, जिसमें हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपकी सेहत की। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर जागरूकता सप्ताह मई के माह में हर साल सारे देशों में मनाया जाता है। इस माह में ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित पेशेंट और उनके परिवार के सामने कठिन परिस्थितियों और उनकी मानसिक जरूरतों को समाज से अवगत कराना है और समाज में जागरूकता बढ़ाना भी है। आज हम ब्रेन ट्यूमर से होने वाली सामाजिक समस्याएं और उनके निदान के बारे में बात करने वाले हैं। जिस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित अग्रवाल, जो कि प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष हैं न्यूरो सर्जरी विभाग एम्स भोपाल से हैं, और साथ में है डॉक्टर आर के पांडे, जो बंसल हॉस्पिटल भोपाल में सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ आयुष सक्सेना भी हैं, जो कि एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट हैं जिन्होंने ब्रेन ट्यूमर से जंग जीती है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूंगा। अमित अग्रवाल साहब, आपके पास आता हूं मैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर जागरूकता मंथ, इसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को, ये क्या है, क्यों मनाया जाता है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कोई भी दिवस या कोई भी जो हम चीज़ मनाते हैं वो इसलिए कि लोगों को उसके बारे में जागरूक करें, और जो ये ब्रेन ट्यूमर वीक मनाया जा रहा है इससे रिलेटेड जानकारी, इससे रिलेटेड समस्याएं, इसको जल्दी पहचानने की चीज़ें, और हमारे पास क्या क्या साधन मौजूद हैं और हम कैसे इस समस्या के साथ बहुत अच्छे तरह से जी सकते हैं, इससे सब लोगों को जानकारी दी जाए, उसके लिए इसको हर साल मनाया जाता है। जी चलिए ठीक है, आयुष का रुख कर लेता हूं मैं। आयुष, सबसे पहले कैसे पता चला आपको कि तब आपकी और आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आप इस इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे? तब क्या आपका रिएक्शन था और लोगों का किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला? जी, जब मैं अपने इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में था तब मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। सर में दर्द और काफ़ी अदर टाइप की दिक्कतें होने लगी मुझे। तब मुझे लगा कि मुझे अपने घर आकर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तब मैंने घर आके भोपाल आके काफ़ी चेकअप्स कराए और तभी मैंने डॉक्टर नितिन गर्ग को कंसल्ट किया बंसल हॉस्पिटल में, और वहीं मेरा ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ था। तो उसके बाद मैं काफ़ी शॉक हो गया था, चौंक गया था, क्योंकि मैं अपने करियर के लिए काफ़ी चिंतित था, क्योंकि बीच इंजीनियरिंग में ऐसी बीमारी का आना काफ़ी हार्मफुल हो सकता है मेरे करियर के लिए। और मेरे परिवार और रिश्तेदार काफ़ी चिंतित हो गए थे, और वो लोग सोचने लगे थे कि मुंबई जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, पर फॉर्चुनेटली मेरा पूरा इलाज भोपाल में ही हुआ, और यही अच्छी बात रही पूरी। और आप ठीक भी हो गए, ये भी बहुत अच्छी बात है आपके परिवार वालों के लिए और आपके लिए भी। चलिए डॉक्टर आर के पांडे साहब का मैं रुख कर लेता हूँ। पांडे साहब, ये भी बताइए कि ब्रेन ट्यूमर किस तरीके से होता है, क्या लक्षण होते हैं इसके? अगर किसी को ये हो जाए तो वो कैसे शुरुआती दौर में पता लगाए, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, सिम्टम्स मेनली दो तरीके के कारण हो सकते हैं। रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, मतलब तो दिमाग के अंदर एक प्रेशर बढ़ जाता है, या इरिटेबिलिटी। तो रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन के कारण कभी कभी वॉमिटिंग, हेडेक, ये सब होता है। इरिटेबिलिटी के कारण सीजर्स मीन्स झटके वगैरह आना, जो मिर्गी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, वो हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर ये होता है तो ज़रूरी नहीं कि ट्यूमर हो। वो ट्यूमर अगर निकलता है तो ट्यूमर दो तरीके से होता है, एक कैंसर का होता है, एक नॉन कैंसर होता है। नॉन कैंसर 40% होता है, कैंसर 60% होता है। जैसे आयुष, ये आयुष को भी नॉन कैंसर ट्यूमर है और ये आज बिल्कुल ठीक है, अपना जॉब कर रहा है, सब कर रहा है। तो मुख्यतः कैंसर गांठ है तो ज़रूरी नहीं कि कैंसर की ही हो। तो आदमी को डरना नहीं चाहिए, पेशेंट को, और उसकी तुरंत जाँच करवाना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। तो जांच कराना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो बिल्कुल भी आपको देर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसी वक्त आप डॉक्टर्स के पास जाइए और कंसल्ट करिए, उनसे परामर्श लीजिए। चलिए अमित जी की ओर मैं बढ़ जाता हूं। अमित सर, ये जो ब्रेन ट्यूमर है, क्या इसमें भी टाइप्स होते हैं, इनके भी प्रकार होते हैं? ब्रेन ट्यूमर कई तरह का होता है। जैसे सर ने बताया कि ये एक धीरे बढ़ने वाला होता है, एक जल्दी बढ़ने वाला होता है, एक जो कैंसर होता है, एक दूसरा उसमें नॉन कैंसर टाइप का होता है। तो इस तरह से उसका जो पूरा क्लासिफिकेशन होता है, और हर एक का इलाज, हर एक के लक्षण और हर एक का समय से इलाज करवाने पे जो नॉन कैंसरस हैं उनका आउटकम अच्छा रहता है,
और अब जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके हिसाब से जो कैंसर वाले हैं उनका भी काफ़ी अच्छा इलाज उपलब्ध है। जी चलिए ठीक है, अमित जी वापस से आऊँगा आपके पास। आयुष का रुख कर लेते हैं। आयुष, एक बड़ी बीमारी से आप गुजरे हैं, आपके परिवार के लिए, आपके लिए वो दौर बहुत ज़्यादा कठिन होगा, नो डाउट। इससे उभरने में आपको क्या प्रेरणा मिली? आप ठीक तो हो गए, लेकिन उस दौरान जो बीता, इस लड़ाई में, इस जंग में जीतने के लिए जो आपको प्रेरणा लगी, वो सबसे बड़ी प्रेरणा क्या थी? इस जंग में मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थी खाली ना बैठना, क्योंकि जब आप ऐसे ट्रीटमेंट से गुजरते हैं तब आप कुछ कर नहीं सकते, आप बेड रिडन हो जाते हैं। तो आप एक यंग और अच्छे स्टूडेंट हैं, आप में काफ़ी ऊर्जा है, पर आप कैद से हो गए हैं। तो इस समय खाली ना बैठना सबसे ज़रूरी है। मैंने इस दौरान अपनी हॉबी राइटिंग को अपनाया और काफ़ी ज़्यादा लिखने लगा हॉस्पिटल में ही बैठे बैठे, और हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी मेरी इसमें काफ़ी मदद की। और इसी की बदौलत और अपने परिवार के सपोर्ट की बदौलत मैं कह सकता हूँ कि मैंने आज 2 पुस्तकें लिख चुका हूँ और 31 से ज़्यादा एंथोलॉजी में भागीदार हूँ। ठीक है, ठीक है आयुष, बहुत अच्छी बात है कि आप इन प्रेरणा को लेकर आगे बढ़े और इतनी बड़ी जंग में आप जीत भी गए, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। आर के पांडे साहब की ओर मैं बढ़ता हूँ। सर, ये समझाइए ज़रा कि ये ब्रेन ट्यूमर का इलाज किस तरीके से होता है? कहा जाता है कि बीमारी से पहले दवा बनती है, तो ब्रेन ट्यूमर का भी इलाज जाहिर सी बात है कि मुमकिन तो है ही, लेकिन इसका इलाज किस तरीके से होता है? ब्रेन ट्यूमर का इलाज मुख्यतः सर्जरी और रेडियोथेरेपी होता है। और सर्जरी में जो सर्जन कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर निकल सके उतना रिजल्ट अच्छा रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्यूमर आसपास चिपका हुआ रहता है, तो उसके कारण निकालना मुश्किल हो पाता है। तो उस कंडीशन में रेडियोथेरेपी देना ज़रूरी हो जाता है। और रेडियोथेरेपी ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर के हिसाब से भी होता है। जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 में हो सकता है केवल सर्जरी अगर कंप्लीट एक्शन हो जाए तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर ग्रेड 3 ग्रेड 4 में रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और सर्जरी में भी आजकल बहुत एडवांसमेंट हो चुका है, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी हो चुकी, नेविगेशन वाली सर्जरी हो चुकी, अवेक क्रेनियोटमी। अवेक क्रेनियोटमी से मतलब यह है कि पेशेंट पूरी तरह से जागरूक रहता है, उसकी सर्जरी होती है। और मान लीजिए कि सर्जन सर्जरी कर रहा है और कोई सेंसिटिव एरिया में गया, तो वो एरिया से मान लीजिए मोटर एरिया में गया तो पेशेंट हाथ पैर हिलाता है, तो सर्जन को मालूम है कि मेरे को इससे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि इससे आगे बढ़े तो ट्यूमर तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन पेशेंट को दूसरी बहुत तकलीफ़ें हो सकती हैं, हमेशा के लिए उसके हाथ पैर पैरालाइज हो सकते हैं। तो आजकल इतनी एडवांस सर्जरी हो गई है, रेडियोथेरेपी में इतना एडवांसमेंट हो गया है कि हम प्रिसाइजली ट्यूमर एरिया को और उसके आसपास के एरिया को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा डोज दे पाते हैं। ज़्यादा डोज देने से क्योर रेट ज़्यादा रहता है और कॉम्प्लिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम होते हैं। तो अभी एडवांसमेंट सर्जरी और कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी दोनों में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो परिवर्तन भी काफ़ी आए। ठीक है, आयुष का रुख कर लेते हैं। आयुष, जब ऐसी बीमारियों से आए या इतनी बड़ी चीज़ों से कोई भी व्यक्ति जूझता है तो उसे ज़रूरतें बहुत सारी चीज़ों की होती, परिवार साथ होता है, दोस्त साथ होते हैं, समाज भी साथ होता है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ों की कमी भी महसूस होती है। ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात जिसकी ज़रूरत आपको महसूस होती हो उस दौरान? मैं अपने ट्रीटमेंट के अनुभव से बताना चाहूँगा कि इस समय सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें होती हैं, इमोशनल और मेंटल अटेंशन। क्योंकि आपको लगता है कि सारा संसार आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपके विरुद्ध जा रहा है, आपको दूसरों की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर से अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए, उनसे हंसी मजाक करते रहना चाहिए, क्योंकि एक तरह से कुछ दिनों के लिए वही आपके परिवार हैं। अपने परिवार वालों की सलाह सुनती रहनी चाहिए और हमेशा अपने आप को प्रोत्साहित रखना चाहिए। कितनी बढ़िया बात कही आयुष आपने कि जिस हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करा रहे हैं तो वहाँ के स्टाफ को अगर आप अपना दोस्त बना लें, परिवार बना लें, तो कहीं ना कहीं ये जंग लड़ने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। बहुत अच्छी बात कही आयुष आपने। अमित अग्रवाल जी का मैं रुख कर लेता हूँ। सर, ब्रेन ट्यूमर के इलाज की कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। कुछ वक्त पहले कैंसर को लेकर भी भ्रांति थी कि लाइलाज बीमारी है ये। कुछ वक्त पहले एड्स को लेकर भी बीमारी थी कि छूने से फैलता है। तो बीमारियां हैं तो भ्रांतियां भी हैं। ब्रेन ट्यूमर को लेकर भी भ्रांतियां होंगी। अगर किसी भी चीज़ की भ्रांति के बारे में
हमको दूर रहना है, तो उसके लिए जागरूकता, जैसा कि आप सब ने ये आयोजन किया है, तो कोई भी चीज़ जिसके बारे में जो भी भ्रांति हो उसको बात करके दूर करना। और ब्रेन ट्यूमर ऐसे एक दूसरे को छूने से या छूत की बीमारी नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं जो अभी बहुत सारे कुछ क्लियर भी नहीं हैं। तो किसी भी तरह की भ्रांति अगर आपको है तो उसकी जानकारी सबसे अच्छा है कि किसी हॉस्पिटल में जाके या कहीं रिलायबल सोर्स है उसको जाके दूर करें, और ऐसे सोर्सेज जो रिलायबल ना हो उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो ऐसे में आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपको उस बारे में विशेष जानकारी नहीं है तो आप परामर्श ले सकते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाइए, खुद का इलाज खुद बिल्कुल भी ना करें, जानकार के पास जाइए तो ज़्यादा बेहतर आपको इलाज मिल पाएगा। आयुष, देखिए, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप आपके लिए किस प्रकार से सहायक रहा और आप इसमें आगे क्या भूमिका निभा सकते हैं, ये बताइए ज़रा। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप मेरे लिए प्रेरणादायी था मेरे ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि जब आपके अगेंस्ट जारी होती हैं चीज़ें, आपके विरुद्ध जारी होती हैं चीज़ें, तो आपको लगता है कि अब मैं क्या करूँगा। पर जब डॉक्टर आते थे मुझे देखने तो वो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप के पिछले पेशेंट्स के बारे में बताते थे जो आगे अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे हैं, और मैंने उसी को प्रेरणा लिया और आज मैं भी पहले से बेहतर कर रहा हूँ और मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है। तो ऐसी ही चीज़ें आपको प्रेरणा देती हैं। और मेरी, जहाँ तक मेरी भूमिका की बात है, तो यहाँ पर बैठ के ये कहना, ये प्रत्यक्ष है, यही भूमिका है मेरी। और आगे जब भी BTSG ब्रेन ट्यूमर सपोर्ट ग्रुप मेरे को बुलाएगा, मैं उसमें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है आयुष, आपने जो बात कही है कि अगर जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल वहाँ पर खड़े हैं। अमित सर का मैं रुख करूँगा। सर, इससे ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो किस तरीके से व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है किसी बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरीके से लाचार हो जाता है, लेकिन उसके पीछे जवाबदारियां और जिम्मेदारियां काफ़ी बड़ी होती हैं, परिवार की, बच्चों की, पूरे परिवार की। तो ऐसे में जो व्यक्ति इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहा हो, ग्रसित हो, वो किस तरीके से व्यवसाय कर सकता है, ऐसा क्या कर सकता है कि उसका जीवन चलता रहे? अगर वो नॉन कैंसरस जो स्लो ग्रोइंग लीजन है जो पूरा निकल जाते हैं, वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वो जो ज़रूरी काम है वो सब कर सकते हैं, जो उनका व्यवसाय है, परिवार की देखभाल है, वो सब कर सकते हैं। और जिनको थोड़ा हाई ग्रेड ट्यूमर हैं जो कंट्रोल में हैं, वो भी कुछ प्रिकॉशंस के साथ अपना व्यवसाय और अपना रोज़ का काम, अपना खुद का ख्याल रखना अच्छे तरह से कर सकते हैं। और कोई भी उनके मन में जो भ्रांतियाँ हैं वो अपने चिकित्सक से पूछ के जो भी प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि हर केस एक अलग होता है, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं, तो अपना जो भी भ्रम है उनसे बात करके उनके व्यवसाय की जो भी रिक्वायरमेंट है वो डिटेल में डिस्कस करके वो अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। तो कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। RK पांडे साहब का मैं रुख करूँगा। सर, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, ब्रेन ट्यूमर के भी पेशेंट आते होंगे, कई सारी भ्रांतियां लेकर भी आते होंगे, कई सारी बातें लेकर भी आते होंगे। कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हैं कि ऐसी भ्रांतियों में ना पड़े, ऐसी गलतफहमियों में ना पड़े, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको आगे क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अर्ली डायग्नोसिस। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो कोई भी बीमारी हो, भले कैंसर हो या नॉन कैंसरस हो, उसका इलाज बहुत अच्छे से संभव है। आदमी इलाज के बाद नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट इज़ द मेन थिंग फॉर द क्योर ऑफ द एनी डिसीज़, पर्टिकुलरली फॉर कैंसर। और दूसरा चीज़ ये है, हमने जो देखा, जैसे 40 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है कि पेशेंट ट्रीटमेंट ले लेता है, सब कर लेते हैं, उसके बाद वो घर बैठ जाते हैं, फॉलोअप के लिए नहीं आते हैं। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए रिकरेंस होता है, अगर प्राइमरी स्टेज में अगर रिकरेंस पकड़ लेते हैं अपन, तो उसका भी इलाज संभव है। तो आजकल वो सर्जरी, रेडियोथेरेपी सब में एडवांसमेंट है। अर्ली स्टेज में भी अपन डायग्नोज कर सकते हैं, अर्ली रिकरेंस को डायग्नोज कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरा, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अल्टरनेटिव मेडिसिन का इस ब्रेन ट्यूमर के इसमें कोई भी रोल नहीं है। अल्टरनेटिव मेडिसिन अगर कोई लेता है तो वो उससे हम मना नहीं करते हैं, लेकिन उसको मुख्य ट्रीटमेंट जो सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, ये कराना चाहिए, उससे डिविएट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आयुष ने बोला ब्रेन सपोर्ट ग्रुप, मैं नितिन के साथ आज 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमने सोचा कि कई बार पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो डॉक्टर्स के पास हर बार नहीं पहुँच पाते हैं, तो क्यों नहीं अपन एक ऐसा ग्रुप बनाए जो कि पेशेंट को सपोर्ट करे।
तो यही सोचते हुए हमने ब्रेन ट्यूमर सपोर्ट ग्रुप बनाया। इसमें एक काउंसलर भी है जो कि पेशेंट को बहुत अच्छे से समझाता है, उसके परिवार को समझाता है और उनके साथ मिलजुल के रहता है। और हम ब्रेन ट्यूमर के जो पेशेंट्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, उनके साथ हम लोग उनकी वो रखते हैं, मीटिंग रखते हैं, उनके लिए प्रोग्राम अरेंज करते हैं जिसमें ब्रेन ट्यूमर पेशेंट सर्वाइवर, उनके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, सब आपस में मिलते जुलते हैं, तो उससे उनका उत्साह बढ़ता है। एक बार एक पेशेंट इलाज के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, मैंने उसको बुलाया तो ब्रेन सपोर्ट ग्रुप में जब आया, जब लोगों से मिला तो उसको लगा कि यार ये तो मेरे जैसी बीमारी है इसको, और इसने ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गया। फिर मेरे पास आया, सर मुझे ट्रीटमेंट लेना है। मैंने कहा ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं, अब तुम आराम से घर बैठो। बोले नहीं सर मुझे ट्रीटमेंट लेना। अब तो जब वो ठीक हुआ तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता हूँ। तो जो ब्रेन सपोर्ट ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, 5 साल हो गए हैं उसको, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और हमारी काउंसलर है वो पूरी पेशेंट्स के अलावा पूरी फैमिली का ध्यान रखती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। और हम तो चाहेंगे कि जितने मैक्सिमम लोग उससे जुड़ सकें, और वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो एक कमाल की बात है सर कि जो ब्रेन सपोर्ट ग्रुप है वो तमाम ऐसे पेशेंट्स का हौसला अफजाई कर रहा है, उनको इस जीवन में, इस जंग में लड़ने के लिए मदद कर रहा है, जिनमें से एक आयुष भी हैं। आयुष, जैसा कि आपने बताया कि ब्रेन सपोर्ट ग्रुप में कभी भी आपकी ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर वहाँ पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब आप ये जंग जीत गए उसके बाद क्या फील होता है, और आपके जैसे तमाम ऐसे लोग जो इस जंग में भागीदार हैं, जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? उनके लिए मेरा एक ही मैसेज होगा कि ये ना सोचें कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये ना सोचें। ये सोचें कि आगे जाके आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, ये सोचें कि इट्स ओवर। यही मेरा मैसेज होगा। तो यानी कि हार नहीं मानना है, आप लड़ते रहेंगे तो शायद ये जंग जीत भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हार नहीं मानना चाहिए, मनोबल नहीं गिराना चाहिए। और अगर कोई पेशेंट इस बीमारी से लड़ रहा हो, जूझ रहा हो, तो उसके साथ खड़े होना ही सबसे बड़ा हौसला अफजाई होता है। ठीक है सर, अमित सर की ओर मैं रुख करता हूँ। सर, इस समाज को जितनी भी बीमारियां हैं, इस समाज में भांति भांति के लोग भी हैं, आपकी तरफ से उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा जो इस इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं? उनके लिए जैसे आयुष ने बोला कि एक अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन है, हमको ज़िंदगी को जीने की इच्छा कभी नहीं छोड़नी और इसको बहुत अच्छी तरह से जीना है। तो कोई भी परेशानी हो, हम उससे जीतने के साथ साथ एक अपना बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। और कोई हमको, जो जैसे उसने बोला कि उसको लोगों ने सपोर्ट किया, ऐसे ही हमको अपने साथ जो लोग आए उनको सपोर्ट करना है। तो जो लोग साथ में आते हैं उनको भी सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अमित सर, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आपके पास आते होंगे जो अलग अलग तरीके की बीमारियां लेकर आते होंगे, अलग अलग समस्याएं लेकर आते होंगे, भ्रांतियां भी लेकर आते होंगे। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? अनुभव तो यही है कि जब बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की बीमारियां लेके आते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो जो बोलें उसको बड़े ध्यान से और प्रेम से सुनना। तो उसमें उनको जो अपनापन और कॉन्फिडेंस महसूस होता है तो वो फिर एक जीवन का सामना करना और अपना इलाज करवाना, दोनों के लिए वो एकदम हिम्मत के साथ तैयार हो जाते हैं। तो इलाज कराने के लिए हिम्मत के साथ तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका यानी कि परिवार का, दोस्तों का, समाज का, इन सब का सपोर्ट होना एक पेशेंट के लिए, एक बीमारीग्रस्त व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए तब उस जाकर उसका हौसला अफजाई होता है। आर के साहब, तमाम हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए आपकी तरफ से एक मैसेज। मैं सभी हिंदुस्तान में रहने वाले को एक बात बोलूँगा कि जब भी कभी किसी को बीमारी होती है तो घर पर जो मिलने वाले लोग आते हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी सलाहें ज़रूर देता है। भले उसको कैंसर का सी नहीं मालूम होगा, लेकिन वो पूरी सलाह देगा। सर्जरी कराएंगे तो ट्यूमर फैल जाएगा, रेडियोथेरेपी कराएंगे तो ये हो जाएगा, कीमोथेरापी कराएंगे तो ये हो जाएगा। तो मैंने कई बार देखा है कि अर्ली स्टेज पे कैंसर होता है और लोगों के बहकावे में आके वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में चले जाता है और कुछ समय बाद एडवांस स्टेज में लेके आता है। तो मेरी सभी से एक ही गुजारिश है कि आप डॉक्टर की सलाह माने, बाकी जो लोग बोले उनको आप कभी बोलिए मत। उनसे ये पूछे कि आपको कैंसर के बारे में जानकारी कितनी, आप जानते हैं क्या कैंसर के बारे में। और मैं आए दिन देखता हूँ कि पेशेंट जो है उनकी बातों में आके, क्योंकि पेशेंट अच्छा सुनना चाहता है, वो हकीकत नहीं सुनना चाहता है, और वो बोलते हैं वो ठीक हुए, वो ठीक हुए। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अपनी सलाह दे के चले जाते हैं और पेशेंट की ज़िंदगी खतरे में हो जाती है। तो मेरा एक ही निवेदन है
कि आपको जो भी पूछना है आप एक्सपर्ट्स की बात मानिए, एक नहीं जाइए 10 बार पूछिए, जब संतोष हो जब इलाज लीजिएगा, पर लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है सर कि जो पेशेंट होता है वो अच्छा सुनना चाहता है अपने बारे में, गलत नहीं सुनना चाहता, ताकि उसे एक डर रहता है कि डर इस बात का कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे कारण मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, तो ये तमाम तरीके के डर लगे रहते हैं, इसलिए शायद वो अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है। आयुष, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आपको पता चला कि आप एक बड़ी जंग में हैं, आपको इतनी बड़ी बीमारी है, कैसा लगा आपको और उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? जी मुझे तो पहले शौक लग गया था कि अब मैं करूँगा क्या, क्योंकि जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के स्तर पर होते हैं और तब आप सोच रहे होते हैं कि अब आप नौकरी करेंगे, कमाएंगे, पर एकदम से एक अड़चन आ जाती है, तब आपको काफ़ी सोचना पड़ता है। और वैसे ही हाल मेरा था। मेरे आसपास के लोग, रिलेटिव्स और मेरे माता पिता भी काफ़ी चिंतित हो गए थे, पर आगे जाके जब मुझे प्रोत्साहन मिला, डॉक्टर से बात की, काउंसलर, जैसा कि सर ने बोला, काउंसलर से बात की 3-4 बार, तब मुझे भी काफ़ी प्रेरणा मिली और मैं ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ा। और मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इतनी बड़ी जंग से जूझ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम चर्चाओं के लिए, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी ज़रूरी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दी है। इससे कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को लाभ ज़रूर होगा। तो आज की हमारी खास पेशकश आयुष्मान में फ़िलहाल इतना ही। एक नई कड़ी में फिर जुड़ेंगे नए मेहमानों के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।